तो Assalamu alaikum. This is our second class on quantum physics. This is June 2012. Paper is 42, question number 7. You can see the year. पहला पार्ट वो पूछ रहे, state what is meant by work function. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वर्क फंक्शन एनर्जी। और ये इनकी जो कॉन्सेप्ट है, ये पिछली वाली क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि वर्क फंक्शन क्या होता है कि जब एक फोटोन सरफेस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए और उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी। तो क्या कॉन्सेप्ट था? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the surface of a metal when a photon hits the electron. वहां उसने पिछले वाली क्लास, जब हम पिछली क्लास की तो शायद उस वक्त उसने कहा था कि मेरा ख्याल है उस वक्त 2 मार्क्स का क्वेश्चन था शायद। हमने ये पहला पार्ट कर लिया। यहाँ इसका वैसे वो 1 नंबर दे रहा है और 1 नंबर में बेसिक डेफिनेशन हमने जो है वो कवर कर ली। उसके बाद ये फेमस स्केच है, द वेरिएशन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from the surface of sodium metal is shown. Use the gradient of the graph of figure 7.1 to determine a value for the Planck constant. अब वो फॉर्मूला क्या होता है? वैसे फॉर्मूला होता है HF, और अगर मैं H को सब्जेक्ट बनाऊं तो वो होगा E/F, और E/F अगर तुम यहां देखो तो वो ग्राफ का ग्रेडियंट है। तो अब इसका ग्रेडियंट निकालो। इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालो। एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो पता है। तो इसमें कोई सी 2 पॉइंट्स ले लो और ये ख्याल रखना कि आंसर जो तुम्हें लाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, उसको जूल में कन्वर्ट कर लो और कोई से 2 पॉइंट्स रखो और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप उसको रख के प्लैंक कांस्टेंट निकालो। करना तो ग्रेडियंट है y/x। जो ग्रेडियंट होता है वो सिंपली होता है y/x, लेकिन आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इधर फ्रीक्वेंसी में 10 पावर 14 मौजूद है, उसको इंक्लूड करना,
और जब तुम वाई एक्सिस लोगे तो वो ईवी में है, ईवी को फिर जूल में कन्वर्ट कर लेना। जो लोग अपनी वर्किंग करें वो आंसर मुझे शेयर करें। ठीक है, इसमें जिन लोगों ने आंसर जो दे सकते हो कंट्रीब्यूट करो। सब जो लोग क्लास में है प्लीज मुझे वर्किंग करके शेयर करो। 2 पॉइंट्स लो, ग्रेडियंट निकालो, यानी तुम इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी कर सकते हो। एक पॉइंट ये नीचे वाला ले लो और एक जो पॉइंट है ये ऊपर वाला ले लो। इसमें एक आंसर जो आ रहा है वो 6.6, 10 इनका आंसर जो आ रहा है मैंने बता रही 10 6.6 इंटू 10⁻⁴। इसकी वैल्यू भी तकरीबन इतनी ही होती है। और बहरहाल एनीवेज आप लोग इसकी वैल्यू जब कन्वर्ट करें तो एक तो हर्ट्स के साथ उसका ख्याल रखिएगा 10⁻14 का, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करिएगा। द सोडियम मेटल इन बी हैज अ वर्क फंक्शन एनर्जी 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The sodium is replaced by calcium, which has a work function energy 2.9 electron volt. ये कह रहे हैं कि ये जो मेटल यूज हुआ है सोडियम मेटल इन बी, उसका वर्क फंक्शन जो था वो 2.9 था। अब 2.9 यहां से तो नहीं दिख रहा क्योंकि वाई एक्सिस को कटवाना मुश्किल है, नीचे जगह ही नहीं है। Draw a line to show the variation with frequency of the maximum kinetic energy EK of photoelectrons emitted from the surface of calcium. इसके ये 3 मार्क्स दे रहा है। एक और लाइन बनाने को कह रहे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक और लाइन जो बनती है वो इसके पैरेलल बनती है, क्योंकि इसमें प्लैंक कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं। दूसरी बात, जो नया एलिमेंट है कैल्शियम,
उसका जो वर्क फंक्शन है, कैल्शियम का जो वर्क फंक्शन है वो 2.9 है, ज्यादा है, तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है ये। इसका मतलब वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो इससे ज्यादा होगी तो लाइन आगे जाएगी। अब कितना आगे जाएगी ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी चाहिए हमें। 2.4 पे तो हमें नहीं चाहिए, वो तो ग्राफ बना हुआ है। तुम क्या करो, फॉर्मूला में जाओ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रखकर जूल बनाओ और वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, फाई अपॉन एच। फाई की जगह लिख देता हूं 2.9 इंटू 10, सॉरी, into 1.6 into 10 is to power minus 19 ये कैलकुलेशन कर दो जरा, 7 आ रही है। ये बता रही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 7 इंटू 10 to the power 14 आ रही है। बाकी लोग भी चेक कर लो तो फिर आगे आगे चल सकते हैं। अगर ये कैलकुलेशन कंफर्म हो जाती है तो 7 पे जाकर तुम्हें नई लाइन बनानी पड़ेगी। हाँ, रेशो लगा लो, ठीक है, वो तो वही ठीक है। तो अब इसमें 7 पे आकर एक लाइन बनाओ जो पुरानी लाइन जो बनी हुई है उसके पैरेलल हो। अगर तुम्हें ये सवाल मिल गया अपनी बुक के अंदर तो ऐसे पैरेलल एक लाइन बना दो, लाइक दिस। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, जून 12, ये वाला क्वेश्चन है। आप लोग अब ये वाला क्वेश्चन निकालो, और जैसे मैंने आपको सिखाया कि जब आप टॉपिक शुरू करो तो हमेशा पहले पुराने क्वेश्चंस करो, इससे तुम्हें ग्रिप मिलेगी, और फिर तुम नए क्वेश्चंस करो और फिर कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। 2022 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने अभी लेटेस्ट नवंबर वाले भी ग्रुप पे डाले हैं, वो भी देखो। लेकिन हमेशा पहले थोड़े पुराने क्वेश्चंस पे आओ। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ फोटोन। अब यहाँ अनयूजुअली इसके मार्क्स काफी ज्यादा दे रहा है। इसके जो मार्क्स दे रहा है वो दे रहा है 3 मार्क्स। ये बुक में कह रही है क्वेश्चन नंबर 42 है, इसके मार्क्स ज्यादा हैं। अगर आपको ये बुक में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर बुक में से इसको लिखो। इस बार जो थ्रेशोल्ड है वो मेरे ख्याल में 60 तक गया है, 60 थोड़ा हाई है।
जून 1241 का 8, जो बात मैं आपको हर क्लास में रिकॉल करता हूं कि एग्जामिनर रिपोर्ट जरूर देखो। अहमद ये कह रही हैं क्वेश्चन नंबर 42, most candidates could recall that photon is a quantum of electromagnetic radiation. Only a small minority explain that this energy is equal to the Planck constant multiplied by the frequency. A statement of algebraic expression needed to be accompanied by explanation of all the symbols. ये कह रहे 3 मार्क्स ऐसे दे रहा है वो। हाँ ठीक है, ये सही। तो आप एग्जामिनर को पहले क्या बताओगे? यहाँ पर पहले आप बोलोगे फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका 1 नंबर है। फिर आप उसका ना फॉर्मूला लिख दो, जैसे वो एग्जामिनर रिपोर्ट में कह रहा है ऐसे फॉर्मूला लिख दो। और फिर इस फॉर्मूला में जो जो सिंबल यूज हुए हैं, इस फॉर्मूला में जो जो सिंबल यूज हुए हैं वो सिंबल सारे इसमें फिट कर दो। यानी एच का मतलब एग्जामिनर को बता दो, और एफ नॉट का मतलब बता दो, प्लैंक कांस्टेंट का मतलब बता दो, जो जो तुम बता सकते हो मीनिंग वो बता दो। An emission spectrum is seen as a series of differently colored lines on a black background. Suggests how this observation provide evidence for discrete energy levels in atom. ये मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, और मैंने आपको जब क्लास हो रही थी रेगुलर नोट्स में तो मैंने बताया था कि हर टॉपिक में इनका एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक है उसमें ये जो लफ्ज है ना, ये इनका फेवरेट है, और इसी को तुम अच्छी सी लैंग्वेज में, कॉन्सेप्ट तो बन चुका है। अब तुम्हें इस वक्त स्क्रीन पर लाइनें नजर आ रही हैं, 1 2 3 4। ये जो 4 लाइनें दिख रही हैं ये डिस्क्रीट है ना, तुम इनको काउंट कर सकते हो। और जब तुम लिखोगे एज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ राइटिंग तो तुम किसी एक लाइन में लिखोगे। जिस तरह ये लाइनें डिस्क्रीट हैं इसी तरह एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होते हैं, के एल एम एन वगैरह। कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 लेवल्स के बीच में नहीं रुक सकता। तो इसी तरह यहाँ आप यहाँ 2 लाइनों के बीच में नहीं लिखेंगे नॉर्मल हालात में। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि इसका ताल्लुक ऊपर लाइन स्पेक्ट्रम से कैसे है। असल में लाइन स्पेक्ट्रम से इस वजह से है कि जब इलेक्ट्रॉन अपना शेल बदलता है तो वो दूसरे शेल तक जा रहा होगा, लाइट इमिट होगी, वरना लाइट है A2 में थ्रेशोल्ड तभी इतना कम होता है। अब की बार तो अगर 60 तक गया नवंबर में बड़ी बात है, लेकिन थ्रेशोल्ड कम क्यों होता है? क्योंकि थ्रेशोल्ड इसलिए कम होता है क्योंकि बेसिकली ये थ्योरी में ना वर्डिंग के ऊपर आकर भी मसला करते हैं। ये कहते हैं अच्छी इंग्लिश भी लिखें, तो ये प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से इनकी ना डिमांड ज्यादा है। अब देखो पार्ट बी पढ़ो। When describing the process of photon emission, candidate must distinguish between energy leads incorrectly associate a photon of specific wavelength to a specific energy level. अब ज़ाहिर है ये कॉन्सेप्ट गलत है क्योंकि 2 लेवल्स के दरमियान हो सकता है एक एटम में जो वेवलेंथ है वो दूसरे में भी वही आ जाए। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि एनर्जी लेवल और चेंज ऑफ एनर्जी लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो बताना है। तो अगर आप इस सवाल पे वापस आ जाएं तो आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप मार्क्स देख लेंगे, 2 नंबर हैं। तो आप एग्जामिनर को बोलोगे कि द डिफरेंटली कलर्ड लाइंस अपीयर विद अ गैप, द डिफरेंटली कलर्ड लाइंस अपीयर विद अ गैप showing energy is emitted selectively, showing that energy is emitted selectively. Photon energy precisely coincide with the energy gap between 2 levels. Photon energy precisely coincide with energy
अच्छा, ये सवाल एक्सरे पर है और हम इसको अभी नहीं कर रहे क्योंकि एक्सरे का टॉपिक अब नए कोर्स में शिफ्ट हो गया है मेडिकल फिजिक्स में। तो अभी हमने क्लास में ये टॉपिक किया नहीं है, पुराने सिलेबस में ये इधर था और नए सिलेबस में इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया है। अहमद, बी पार्ट का आंसर मैंने ये लिखवाया था कि डिफरेंटली कलर्ड लाइंस अपीयर विद गैप इन द spectrum. Each photon corresponds to a difference of energy level showing that they are discrete. हाँ, ये भी एक्सरे पर है। ये कर लेते हैं नवंबर 12, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। State what is meant by de Broglie wavelength. नवंबर 12, 43 का 7। डी ब्रॉगली ने बेसिकली ये प्रूफ किया था कि जो वेव कैरेक्टर होता है उसको आप वेव कैरेक्टर को पार्टिकल कैरेक्टर से जोड़ सकते हैं। ये बता रही हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 है बुक के अंदर। अगर आप इसको बुक में ढूंढ लोगे तो सबसे अच्छी बात है। अब इस वाले क्वेश्चन को निकालें। नंबर 7 है। देखो, ये वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे। डिस डिस डिस्पाइट द एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन टू रेफ, नहीं ये कौन सा है? ये तो नहीं लग रहा। 7 ये कौन सा ये है? हाँ, तो हम कौन सा कर रहे हैं? हम हम भी तो विंटर। अच्छा, ये 43 है, मैंने वो 2002 खोल लिया। राइट राइट राइट।
अब चलो यहां से देखते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल दैट इज मूविंग। ये हमारी एग्जामिनर रिपोर्ट की डेफिनेशन है जो तुम अच्छे से याद कर लो। In many scripts, the formula was quoted and then the symbol were explained. The question asked for a statement as to what is meant by de Broglie, and so consequently, this approach was not giving credit. So de Broglie ने कहा था कि जो तुम्हारा वेव कैरेक्टर है वो पार्टिकल कैरेक्टर से इनवर्सली रिलेटेड होता है। जब पार्टिकल कैरेक्टर बढ़ता है तो वेव कैरेक्टर कम हो जाता है, यानी दे आर म्यूचुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो तुम डेफिनेशन तो यही लिख लो, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल दैट इज मूविंग। यही डेफिनेशन वहां पर रख लेते हैं, ये डेफिनेशन वहां फिट आ जाएगी। An electron is accelerated from rest in a vacuum through a potential difference 4.7 kilovolt. Calculate the de Broglie wavelength of the accelerated electron. इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमने कैसे बनाया था वो याद करो। और अगर तुम्हें डी ब्रॉगली के फॉर्मूलाज याद है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी था। वैसे फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। मसला ये है कि ये तो पोटेंशियल डिफरेंस लेके बैठा हुआ है, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे लिंक करूं। इस फॉर्मूला में तो मोमेंटम आ रहा है। शाबाश, गाइड करो। पोटेंशियल डिफरेंस का तुम्हें पता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किलो वोल्ट, वो एनर्जी है एक तरह से, है ना। तो वोल्टेज का और वर्क डन का एक रिलेशन होता है, उसको ले जा सकता हूं। वो कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन अ वैक्यूम। इलेक्ट्रॉन को रखा और इधर लगा दी नेगेटिव प्लेट, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, और इधर लगा दी पॉजिटिव प्लेट और उसको एक्सेलरेट कर दिया, और ये दिया पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका फॉर्मूला होता था V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता है, वर्क डन हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वर्क डन निकाल के एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी से फिर हम अगर लिंक बनाए, ये मार्क्स काफी ज्यादा है, पुराना थोड़ा सा पुराना पेपर है तो मार्क्स काफी ज्यादा दिए हुए। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई वर्किंग है। अब तुम लोग मुझे आगे गाइड करो कि मैं यहां तक तो आ गया हूं। सो आई कैन गेट W इज इक्वल टू QV। क्यू मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे क्यू निकल आएगा, वर्क डन निकल आएगा। वर्क डन का मतलब है एनर्जी। उसके बाद क्या करूं? शाबाश, क्विकली 1 मिनट के अंदर अंदर बता दो, मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूं। The calculation of the de Broglie wavelength involves several steps that presented few problems for the more able candidate। बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट है। जो बच्चे स्मार्ट थे उनको मसला, वीकर कैंडिडेट वर यूजली एबल टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बट ऑफन मेड द मिस्टेक ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी इनटू द फॉर्मूला E इज इक्वल टू HF। नहीं, वर्क डन मोमेंटम के इक्वल तो नहीं हो सकता। वर्क डन जो होता है वो मोमेंटम तो नहीं होता। हाँ, वर्क डन से मोमेंटम लिंक कर सकते हो, वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर सकते हो, वर्क डन को। हाँ, ये तो इसलिए भी लिखा है, लेकिन अब बहरहाल तुम लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तुम लोगों ने एग्जामिनर रिपोर्ट देखी जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट कर रहे हैं कि जो बच्चे
केपेबल थे वो फंस गए, और जो सुपर कैंडिडेट्स थे वो उन्होंने उल्टा सीधा करके कुछ आगे पीछे कर दिया। हाँ, ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी का और एएस में काइनेटिक और मोमेंटम का भी एक फॉर्मूला है। अगर तुम इस वर्क डन को, अगर तुम ये लिंक बनाना चाह रहे हो, तो हमने, अगर हम ये बना लें, यहाँ वर्क डन तो आ गया ना, तो वर्क डन को अगर तुम कहते हो कि वर्क डन को ई के बना लो, ठीक है, वर्क डन ई के बन गया। और वर्क डन अगर ई के बन गया तो ई के का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हाफ पी सी। अगर ये सजेशन फॉलो करना है तो ये कर लो, मैंने इसकी वर्किंग शो कर दी है। वो मास इनटू वेलोसिटी है ना बेटा, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास भी रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻³ -31 kg। चलो, अब तुम लोग यहां तक आ गए, यहां से मोमेंटम निकालो। मोमेंटम इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन सी। इससे मोमेंटम निकलेगा, यहां मोमेंटम रखूंगा और इससे फिर वेवलेंथ निकल आएगा। काइनेटिक एनर्जी यहां रख दो, शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट करो। आंसर आए तो बता दो। पहले ऐसा करो कि वर्क डन निकलेगा, वो काइनेटिक एनर्जी बनेगा, काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकलेगा। तुम लोगों को सी की वैल्यू भी याद होगी, 3 × 10⁸ होती है।
अभी तक किसी ने आंसर दिया ही नहीं। (1.8 10⁻11), इसमें एक आंसर सजेस्ट हो रहा है 1.8 10⁻11 मीटर। अब ये वाला आंसर है जो बाकी लोग भी देख लो, 1.3 10⁻10। अब ये फर्क आ रहा है यार, इसको देखना पड़ेगा। अहमद पे डबल चेक कर लो, मार्किंग स्कीम से भी चेक कर लो कि ये हमें भी कंफर्म कर दो, क्योंकि फिर वैल्यू में तो फर्क आ रहा है। दो आंसर हो गए मेरे पास अपना, दोनों में फर्क है। अच्छा, तो बस ये फिर इसी को रख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं, बाय रेफरेंस टू योर आंसर्स इन पार्ट 1 सजेस्ट व्हाई such electrons may exist with an understanding of crystal structure। अब जो क्रिस्टल्स होती हैं उनमें काफी कम गैप होता है। हमने एएस में पढ़ा था कि जब वेव्स ट्रेवल करती हैं तो डाइफ्रैक्शन का जो डिग्री होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। Very few candidates appreciated that the electrons would be diffracted by the crystal because the Broglie wavelength was similar in value to separation of the atoms in the crystal. Or many answers alluded quite incorrectly to the frequency associated with the electron being similar in value to the natural frequency of the crystal so that resonance would occur। अब resonance तो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है जो भी हमने करा भी नहीं है, लेकिन ये जो चीज कह रहा है इसी को हम फॉलो करते हैं और यही बेहतरीन आंसर बनाया है इसने। द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी डाइफ्रैक्टेड। देखो हमने एएस में पढ़ा था कि कि जो डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन होती है, डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन, ये हमने पढ़ा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए अपॉन लैम्डा अपॉन ए के, यानी ए स्लिट विड्थ होती थी, अब यहां लैम्डा से रिलेट कर रही है। तो आप एग्जामिनर को बोलोगे कि जो वेवलेंथ है वो मैच कर रहा है और वो सेपरेशन जो एटम्स की है उससे, इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स अंदर घुसेंगी तो डाइफ्रैक्ट करेंगी और डाइफ्रैक्शन का एक पैटर्न बनेगा जैसे एएस में बनता था, वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस वाला। जब वो पैटर्न बनेगा तो उस पैटर्न में जाकर आप क्या कर सकते हो कि आप उस पैटर्न में जाकर वहां से आप क्रिस्टल्स को स्टडी कर सकते हो। तो ये जो ब्रैकेट बनाई है यही आंसर वहां पर शेयर कर दो।
चलो हम लोग इसको फिर आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया और हम इसको इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।